गुड मॉर्निंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था साइकोलॉजी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन, जिसमें हमने चैलेंजेस इन इस्टेब्लिशिंग साइकोलॉजी एज ए साइंस देखा था। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी देखते हैं। Being a science, psychologist tries to establish laws that govern human behavior. At the same time, it accepts the fact that human behavior is dynamic and complex. देखो, अभी साइकोलॉजी को एज ए साइंस में पढ़ा जाने लगा है, माना जाने लगा है, साइंस का स्टेटस इसको मिला है। तो एज ए साइंस जो साइकोलॉजी है वो ऐसे लॉज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न कर सके। लेकिन ये तो हकीकत है, साथ ही ये भी माना जाता है साइकोलॉजी में कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ही डायनेमिक है और कॉम्प्लेक्स है। वो बदलते रहता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होते हैं, चीज़ें बदलती हैं और काफ़ी ही पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। ऐसा सिंपल नहीं है जैसे आप कोई पार्टिकल से कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हो और वो फिक्स होती है रीडिंग। आप उसमें कोई चीज़ कोई केमिकल्स का फ्यूज़न होता है, कोई केमिकल्स को आप मिलाते हो तो हमेशा सेम ही रिज़ल्ट अब आने वाले हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता है। ह्यूमन बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और डायनेमिक भी है। Some of our behaviors are commonly seen in others. At the same time, some of our behaviors are exclusive. ये भी बहुत ही अहम है कि कुछ बिहेवियर होते हैं वो कॉमन होते हैं, हमारे अंदर जो चीज़ें वो हम दूसरों में भी देख पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, वो सिर्फ हम में ही दिखाई देते हैं। मतलब हर किसी के इंडिविजुअल क्वालिटीज़ होती है, वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेज होते हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, वो दूसरे में नहीं दिखा देता है, वो कॉमन नहीं होता है। Attaining happiness is man's greatest aim in life. While achieving this aim, every individual feels, thinks and acts exclusively. खुशी हासिल करना इंसानी ज़िंदगी का सबसे अहम मकसद होता है। मतलब इंसान ये चाहता है कि वो खुशगवार ज़िंदगी गुजारे और उसके लिए वो जो महसूस करता है, सोचता है, अमल करता है, तो हर किसी का वो रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। किसी चीज़ को किसी चीज़ से खुशी होती है, किसी चीज़ को किसी चीज़ से किसी और चीज़ से खुशी होती है। वही चीज़ किसी और के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वही चीज़ किसी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी लाती हैं। But while being happy, one should see to it that one's emotions, thoughts, and acts do not get driven by irrational influences, and one should not compromise on social norms. लेकिन हमें खुश होते वक्त, हमें अपनी खुशी को हासिल करते वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारे जो इमोशंस है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो इरेशनल इन्फ्लुएंसेस के ज़रिए ना बहें, ना ड्राइव हों और हम सोशल नॉर्म से कंप्रोमाइज़ ना करें। ये इम्पॉर्टेंट होता है खुशी हासिल करने के लिए। जैसे किसी को पैसे से बहुत खुशी होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो डाका डाल के, वो चोरी करके पैसा हासिल करे। किसी को अब मुझे किसी की वॉच बहुत अच्छी लग रही है और मैं ये सोचती हूँ कि ये वॉच मेरे पास होती तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलती, तो इसके लिए मैं वो वॉच चोरी करने नहीं जाऊँगी। ये अगर मैं वो वॉच चोरी करती हूँ ये सोच के कि मुझे इससे खुशी मिलेगी अगर ये मेरे पास होगी, तो ये एक इरेशनल है ये चीज़। जो मेरा थॉट है, अगर वो वॉच हासिल करने के लिए चोरी का थॉट मेरे मन में आ रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है, तो ये इरेशनल है। तो ये ध्यान रखना होता है कि हम सोशल नॉर्म्स से कंप्रोमाइज़ ना कर रहे हैं, हमारी खुशी को पूरी करने के लिए इरेशनल इन्फ्लुएंसेस में नहीं आ रहे हैं। हियर द एस्पेक्ट ऑफ रैशनैलिटी कम्स इन पिक्चर इन साइकोलॉजी। तो यहीं पे रैशनैलिटी का तस्वुर आता है, यहीं पे रैशनैलिटी का कंसेप्ट आता है साइकोलॉजी में कि देखो साइकोलॉजी मतलब ये नहीं होता कि बस आप खुशी हासिल करना, ये साइकोलॉजी नहीं होता। साइकोलॉजी आप आपके सारे इमोशंस पे किस तरह से कंट्रोल रखते हो, आपके थॉट प्रोसेस को किस तरह से रैशनल बनाते हो। अगर आप साइकोलॉजी का इल्म रखते हो, साइकोलॉजी की नॉलेज रखते हो, तो साइकोलॉजी कैसे इन सारी चीज़ों को इन्हेंस करती है और इन्फ्लुएंस करती है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो खुशी हासिल करने के लिए आप रैशनली आप सोच रहे हो या आप इरेशनली जा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती है। तो यहीं पे आप सोशल नॉर्म से कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी हमें देखने को मिलती है।
Sciences are appreciated by society when application of scientific knowledge improves the quality of life. लाइफ में साइंस की इम्पोर्टेंस जब भी होता है, साइंस को जब भी अहमियत मिलती है लाइफ में, जब ये हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। अगर साइंस ऐसा है कि जो हमारे को ज़िंदगी में नुकसान पहुंचा रहा है, जो जैसे अभी जो कोविड-19 का स्प्रेड हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि चाइना की लेबॉर्ट्री में ये कोरोना वायरस तैयार हुआ था। आई डोंट नो, हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे कि ये बात सही है या गलत है, कितनी ऑथेंटिक है। एक जो जनरल न्यूज़ है ऐसी भी है कि चाइना की लैब में ही ये बना था, ये बनाया गया था ये वायरस। तो फिर हम ये साइंस को तरक्की मानेंगे क्या? ये साइंस को से हमको खुशी हासिल हुई क्या? ये साइंस को कि दुनिया में कोई तारीफ़ करेगा क्या कि वो कितना बाप रे, वो कितना डेवलप्ड, कितना एडवांस कंट्री है कि उसने इतनी बड़ी बीमारी का जरासीम बनाया, इतनी बड़ी बीमारी के लिए वायरस बनाया जो इतने हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जान ले रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना, बिल्कुल भी नहीं होगा। साइंस को हम कब अप्रिशिएट करेंगे? जब वो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, रेदर देन कि वो हमारी लाइफ को नुकसान पहुंचाए, लाइफ थ्रेटनिंग हो। Like other sciences, psychology too helps in improving the quality of life by applying the concept of rationality in day-to-day life. साइंस के दूसरे साइंसेस की तरह साइकोलॉजी भी ऐसा साइंस है जो हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, कंसेप्ट रैशनैलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए। अगर आपके पास में रैशनैलिटी नहीं है, आप इरेशनल होके सोचते हो, इरेशनल होके काम करते हो, तो साइकोलॉजी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं करता है। Stanwich and his colleagues, while talking about rationality, stated that ये स्टैनविच और उनके जो दूसरे कलीग्स थे साइकोलॉजिस्ट, ये जब रैशनैलिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या कहते हैं? रैशनैलिटी इन्वॉल्व्स एडॉप्टिव रीजनिंग, गुड जजमेंट एंड गुड डिसीजन मेकिंग। रैशनैलिटी क्या क्या चीज़ों के लिए है? रैशनैलिटी में क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो रीजनिंग, आपको रीजनिंग आनी चाहिए, किसी चीज़ को जस्टिफाई करते आना चाहिए। गुड जजमेंट, आपका डिसीज़न में, और आप किसी चीज़ के बारे में गुड जजमेंट लो, आप प्रेजुडाइज ना हो, या नॉन जजमेंटल होना भी आप कह सकते हैं। नॉन जजमेंटल होना भी गुड जजमेंट होता है। गुड डिसीज़न मेकिंग, आप सही फैसला लेते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ें रैशनैलिटी में आती हैं। Sternberg and his colleagues, while talking about intelligence, suggested that practical intelligence can be defined as the ability to perform successfully in naturalistic setting in a way that is consistent with one's goal. पहली बात तो इंटेलिजेंस क्या है? हमने इंटेलिजेंस के में ही देखा है कि इंटेलिजेंस इज़ नॉट मेमोरी, कि कोई किसी चीज़ को कितने अच्छे से याद रखता है, कितनी पुरानी बातों को याद रखता है। इट इज़ नॉट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होती है कि नेचुरलिस्टिक सेटिंग में आपका जो रेस्पॉन्स आता है, जो आपका परफॉर्मेंस होता है, आपकी एबिलिटी होती है, वो आपका इंटेलिजेंस होता है। तो ये बता रहे हैं, स्टर्नबर्ग का कहना है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को डिफाइन किया जा सकता है कि एबिलिटी टू परफॉर्म इन नेचुरलिस्टिक सेटिंग। नेचुरलिस्टिक सेटिंग में आपकी जो परफॉर्म करने की एबिलिटी है और जो कि कंसिस्टेंट है, जो हमेशा बनी रहती है, ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है। डॉक्टर अल्बर्ट एलिस, हु प्रपोज रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, REBT, आप लोगों ने इसका नाम सुने होंगे। REBT एक बहुत ही यूज़फुल थेरेपी है किसी भी डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग अलग जो टेंशन है और अलग अलग जो थॉट प्रोसेस है, अलग अलग जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, उसके लिए ये काफ़ी यूज़फुल है REBT। तो डॉक्टर अल्बर्ट एलिस ने ये थेरेपी दी, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। काफ़ी ही पॉपुलर और मेथड ऑफ इंटरवेंशन है ये साइकोलॉजी की काउंसलिंग फील्ड में। हैज़ गिवन वैल्यू ऑफ रैशनल लिविंग, तो ये और इसने रैशनल लिविंग की ज़िंदगी में अहमियत बताई है।
He also says that rational people are psychologically healthy people and they possess certain characteristics. ये ऐसा कहते हैं कि जो रैशनल पीपल है वो साइकोलॉजिकली हेल्दी होते हैं, और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए हम भी देखते हैं, हम खुद में भी इनकलकेट करेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स को कि रैशनल बनने के लिए हम में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। और आई होप कि हम भी रैशनली थिंक करेंगे, हम भी रैशनल बनेंगे और हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है रैशनल पीपल में। सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इंटरेस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट। रैशनल होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद के इंटरेस्ट को और सोशल इंटरेस्ट दोनों को ही समझें। सेफ गार्ड योर सेल्फ इंटरेस्ट एंड नो अदर्स इंटरेस्ट। खुद के इंटरेस्ट को महफूज रखते हुए आप दूसरे के इंटरेस्ट को भी जानें। आप लाइफ में आप ग्रुप में काम करते हो, आप चाहे घर में होते हो, आप ऑफिस में होते हो, आप स्कूल में होते हो, आपको इंसानों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में इंटरेक्ट करना होता है, दूसरे लोगों के साथ में मिल के आपको काम करना होता है। अकेले तो आप मशीनों के सहारे ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो आपका क्या इंटरेस्ट है और आपके साथ वाले लोगों को क्या इंटरेस्ट है, ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। और दूसरों के इंटरेस्ट को जानते हुए आप खुद के इंटरेस्ट को भी महफूज रखें। ये भी गलत है कि दूसरों के इंटरेस्ट के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी होती है, जो इवन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो बस बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, बच्चों की क्या खुशी है, उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दिए होते हैं। और फिर उनके पास में खुद की ज़िंदगी के में कोई चार्म, कोई इंटरेस्ट नहीं बचता है। खुद के लिए वो बहुत ऐसे एकदम थके थके हो जाते हैं, बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप दूसरे के इंटरेस्ट को तो ज़रूर जानें, लेकिन खुद के इंटरेस्ट की भी हिफाजत करें, खुद के इंटरेस्ट को भी समझें और दोनों को साथ में लेके चलें। इज़ ऑलमोस्ट लाइक ए स्लोगन ऑफ रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो ये जो REBT है, रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी, इसका ये स्लोगन है, सेफ गार्ड योर सेल्फ इंटरेस्ट एंड नो अदर्स इंटरेस्ट। Rational people understand what is self-promoting and what helps them to grow, and they take responsibility of making those choices, but at the same time take care of not violating other person's right and aid in survival of the society in which they live. जो रैशनल पीपल होते हैं ये इस बात को समझते हैं कि वो हम खुद को प्रमोट कैसे कर सकते हैं और कैसे हम खुद को ग्रो कर सकते हैं, और कोई भी चीज़ को चूज़ करते हुए, कोई भी डिसीज़न लेते हुए हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, और कैसे ही, और साथ ही हम इसके अपोजिट भी बिल्कुल होता है, जो मैंने आपको बताया अभी कि जो पेरेंट्स होते हैं वो सिर्फ बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। अपने जो मम्मी होती है वो घर के सारे मेंबर्स के बारे में सोचती हैं, और उसका अपना खुद का जो होता है, उसकी जो थिंकिंग होती है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसकी जो ज़िंदगी में दिलचस्पी होती है, उसके लिए वो सारी चीज़ें कहीं बहुत पीछे रह जाती है और आखिरी में वो पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो इसके बहुत अपोजिट भी होता है कि बहुत बार लोग ऐसा होते हैं कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, दूसरों के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते। ये भी नहीं ध्यान रखते कि उनकी दिलचस्पी के लिए, उनके किसी शौक़ के लिए, जो उनके सराउंडिंग के लोग हैं, जो उनसे रिलेटेड लोग हैं, उनकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ पहुंच रही है, इस बात का वो ध्यान नहीं रखते। तो दोनों ही चीज़ें नुकसान करती है। तो रैशनली अगर आप सोचते हो, अगर आप रैशनल पीपल हो, तो हमको क्या करना है कि आप खुद के भी इंटरेस्ट को समझें, दूसरे के भी इंटरेस्ट को समझें और कोई मिड वे निकाले। से हस्बैंड वाइफ में अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि दोनों बस अपनी अपनी इंटरेस्ट के बारे में फ़ोकस करते हैं। नहीं, मुझे अपना करियर बनाना है, नहीं मुझे वाइफ ने करियर बनाना है, बनाओ, लेकिन उसने घर के सारे ही काम करना चाहिए और उसके बाद में मैं उसको कोई सपोर्ट ना करूं, और जो कुछ भी। या फिर वाइफ को ऐसा लगता है कि मैंने घर की, बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है, बस मैंने अपनी एजुकेशन, अपना नाम, अपना ये सारी चीज़ें करनी है। कुछ भी अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, लेकिन जब दोनों ही पार्टनर, दोनों ही स्पाउस खुद के इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं और ये ध्यान नहीं करते हैं कि इसमें सामने वाले का इंटरेस्ट या सामने वाले की फीलिंग्स
हर्ट हो रही है तो ये चीज़ नुकसान करती है और ये इर्रेशनल है। तो एज ए रेशनल पीपल हमको सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट दोनों को समझना है। दूसरा पॉइंट है सेल्फ डायरेक्शन। रैशनल पीपल अज्यूम प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लाइव्स रेदर दैन डिमांडिंग और नीडिंग एक्सेसिव सपोर्ट्स और नर्चरेंस फ्रॉम अदर्स। हाँ, ये भी बहुत ही अहम है। अगर आप रैशनल हो तो आपको आपकी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है, रेदर देन कि आप ये सोचिए मम्मी ने सपोर्ट करना चाहिए, फादर ने सपोर्ट करना चाहिए, बड़ी बहन ने साथ देना चाहिए, या मेरे कलीग्स ने मुझे सपोर्ट करना चाहिए। देखो आजकल मैक्सिमम बच्चों को अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, पेरेंट्स हमको लाइफ की हर एक फैसिलिटी देंगे। हमारे घर में लैपटॉप होगा हम तभी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लैपटॉप के बिना तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते। हमारे घर में हमको मम्मी मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाएंगी, घर का मुझे कोई काम नहीं बोलेंगी, बस वो मुझे ऐसे फुल लग्जरी कमरा, मुझे सेपरेट रूम मिल जाए, सारी सहूलत हो, मुझे पानी तक के ना पीना पड़े और बस मैं सिर्फ पढ़ाई करूँ, तभी मैं आईआईटी में पहुंच सकता हूँ, तभी मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन सकता हूँ, बहुत अच्छा लाइफ में मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ। अगर हम ये सोचें तो ये पूरी तरह से इर्रेशनल है, ये पूरी तरह से गलत है। और बच्चों को कंप्लेन होती है हमारे माँ बाप ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, दूसरों के माँ बाप तो ऐसे करते हैं इसलिए हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पाए, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है और ये एक इर्रेशनल थॉट है। हमको हमारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहिए, रेदर देन हम सपोर्ट या नर्चर पे भरोसा करें। टॉलरेंस तो बहुत ही अहम है ज़िंदगी में। जब तक कि आपके अंदर टॉलरेंस नहीं होता है, आप ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाते हो। पेशेंस होना ज़रूरी होता है, टॉलरेंस होना ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट होते हो और आपको देखो दुनिया में कोई भी दो इंसानों की थिंकिंग सेम नहीं है, इसलिए आपको सामने वाले की थिंकिंग के साथ में भी एडजस्ट करना होता है, दूसरे लोगों के इंटरेस्ट के साथ में, दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में भी आपको चलना होता है। और ये तभी मुमकिन होता है जब आपके अंदर टॉलरेंस हो। और अगर आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है तो आपके घर में भी लड़ाई होंगी, आपके बाहर भी लड़ाई होंगी। घर में आप खाना बना रहे हैं और कोई उसमें आप खाना बना रहे हो और किसी ने उसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ डाल दिया या कुछ चीज़ के लिए आपको गाइड किया, कुछ आपको सजेस्ट किया कि नहीं ये इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। या फिर आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो और कोई आपके काम के बारे में बोलते नहीं इसको इस ढंग से नहीं इस ढंग से करना चाहिए, तो आप बिल्कुल हाइपर हो जाते हो कि मुझे बता रहे हो क्या, मुझे समझा रहे हो क्या। या बहुत बार ऐसा होता है कि आप सामने वाला कोई काम कर रहा है और वो चीज़ आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत लग रही है या आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको पसंद नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो या आप गुस्से में आते हो। तो ये सारी चीज़ें गलत होती है, ये सारी चीज़ें आपको ही हार्म करती हैं। जो रैशनल पीपल होते हैं वो हाईली टॉलरेंट होते हैं। टॉलरेंस इज़ द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट बिहेवियर एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वंस ओन। टॉलरेंस क्या है एक्चुअली? टॉलरेंस ये है कि हमारे अंदर दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट करने की चाह हो, दूसरे के बिहेवियर को एक्सेप्ट करने के लिए हम राज़ी हों। हमारा ये बिलीफ हो कि हम अपने साथ साथ हमारा ये बिलीफ हो कि अगर दूसरों के ओपिनियन, दूसरों का वे, दूसरों की थिंकिंग, दूसरों के तरीक़ा किसी चीज़ के लिए अलग भी है तो हमको उसको एक्सेप्ट करना है, हमको उसको मानना है, हमको उसको लेके चलना है। ये जो बिहेवियर होता है ये टॉलरेंस होता है। और अगर आप दूसरे की चीज़ों को सही नहीं मानते हो क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग जाती है, आपके ओपिनियन से वो चीज़ अलग होती है, अगर आप दूसरों को गलत समझते हो, अगर आप दूसरों के साथ में एडजस्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप दूसरों के साथ में मिल के काम नहीं कर सकते हो, मतलब आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है। और आप में टॉलरेंस नहीं है तो आप लाइफ में कहीं खड़े नहीं हो सकते, ना आप फैमिली लाइफ में खड़े हो सकते हैं, ना आप प्रोफेशनल लाइफ में खड़े हो सकते हैं। आपको लाइफ में सक्सेसफुल स्टैंड करने के लिए, आपको लाइफ में एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करने के लिए टॉलरेंस आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है।
सिमिलरली रैशनल पीपल एक्सेप्ट वंस ओन एंड अदर्स राइट टू बी रॉन्ग। और साथ ही जो रैशनल पीपल होते हैं कि उनको ये भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि आपके और ख़ुद की आप ख़ुद के लिए जो चीज़ सही समझते हो वो दूसरों के लिए गलत भी हो सकती है। आपको ये भी एक्सेप्ट करते आना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे हस्बैंड हो गया, वो ये समझे, उसकी ये थिंकिंग है कि उसकी वाइफ़ ने ऐसे-ऐसे करना चाहिए, उसकी वाइफ़ ने ये डिसीज़न लेना चाहिए, ये नौकरी करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और और वो उसके लिए उसके पास में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, ऐसा करने से ये फ़ायदा होगा, ये होगा, ये नुकसान से हम बच पाएँगे, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर ये कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर उसकी वाइफ़ उसके अपोज़िट जा रही है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर वाइफ़ हस्बैंड के बारे में ये सोचती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए यही अच्छा रहने वाला है, यही बेहतर है, ये इस चीज़ से वो नुकसान से बच सकता है, इस चीज़ से वो बहुत सारे उसको फ़ायदे हो सकते हैं। उसके पास में बहुत सारे नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट है उस चीज़ के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर उसका हस्बैंड ये समझता है कि नहीं, उसकी वाइफ़ गलत बोल रही है, या वाइफ़ ये समझती है कि नहीं, उसका हस्बैंड गलत सोच रहा है, ऐसा नहीं है, तो आपके अंदर ये कैपेसिटी होना चाहिए कि आप उसको टॉलरेट कर पाएँ, आप उसको देख पाएँ, आप उसको समझ पाएँ कि सामने वाले का क्या विज़न है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ सही लगती है, लेकिन बच्चों को वही चीज़ खुद के लिए गलत लगती है, तो पेरेंट्स में भी वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो एक बार बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें, और बच्चों ने भी पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहिए। देखो, ये तो बहुत ही अहम है, और इसकी वजह से आजकल टीनेजर्स में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं कि ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। सिर्फ़ पढ़ के या हम दूसरों का देख के वो चीज़ों को नहीं सीख पाते हैं। तो जैसे आज मुझे कोई चीज़ आज से 10 साल पहले मुझे कोई चीज़ अपने लिए बहुत सही लगती थी, और मैं उसके लिए बहुत ज़िद करती थी। कोई बच्चा होता है 10 साल पहले या ज़िंदगी में कुछ साल पहले वो किसी चीज़ को बहुत सही मानता है और अपने पेरेंट्स से उसके लिए बहुत ज़िद करता है, या उसी को सही समझता है, और उसके लिए उसके दिल में पेरेंट्स के लिए नाराज़गी आ जाती है। उसको ऐसे लगता है कि पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते। मेरे पास में ऐसे पेशेंट्स बच्चे आते हैं जो 10th 12th क्लास में हैं, और उनको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो आप ये चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि और फिर क्या होता है कि जब ज़िंदगी के साल गुज़रते हैं, 5-10 साल के बाद में आपको आपकी वही थिंकिंग, वही चीज़ जिसके लिए आप बिल्कुल मरे जा रहे थे, जिसके लिए आपने अपने खून के रिश्तों से नाराज़गी ली, जिसके लिए आप अपने पेरेंट्स को अपना दुश्मन समझने लगे, अपने बड़े बहन भाई को अपना दुश्मन समझने लगे, वही चीज़ 10 साल के बाद में आपको खुद भी गलत लगती है। आपको खुद भी समझ में आता है कि इट वाज़ रियली रॉन्ग। लेकिन क्या होता है, हम 10 साल पहले हमारी जो एज होती है, 10 साल पहले, 10 साल 5 साल मतलब कुछ ईयर पहले हम वो सारी चीज़ों से नहीं गुजरे होते, इसलिए हमको उसका सही गलत नहीं समझ में आता है। जब हम एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ों से, जब हम गुजरते हैं, तो तब हमें पता चलता है कि क्या सही था, क्या गलत था। इसलिए जो आजकल एक जनरेशन गैप नाम का एक एब्यूज़ ही हो गया है उस वर्ड का, जनरेशन गैप नाम से हम हमारे पेरेंट्स की सारी ही चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं। नहीं, वो तो माँ बाप, तो मम्मी पापा तो पुराने ज़माने के हैं, उनको क्या समझता है, वो नहीं जान सकते ये चीज़ों को, उनके पास में इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, हम ऐसे मानते हैं। तो हम उनके ओपिनियन को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को रिजेक्ट कर देते हैं। फिर बाद में हमको कई सालों के बाद पता चलता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स सही कह रहे थे। क्योंकि देखो, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन एनाटॉमी तो सेम है। जो इतने हज़ारों सालों से दुनिया में इंसान पैदा हो रहे हैं, तो ऐसा है क्या कि पहले अलग एनाटॉमी पढ़ाई जाती थी, अभी अलग एनाटॉमी पढ़ाई जाती है? पहले लोग अलग तरीके से होते थे। जो बिहेवियर है वो नेचुरल है, और वो कभी नहीं बदलता। जो ह्यूमन टेंडेंसी है वो नेचुरल है, वो कभी चेंज नहीं होती। इसलिए हमको जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो हमारे से ज़्यादा एज के लोग हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए। कि स्पेशली मैं पेरेंट्स की बात करूँगी कि हमारे पेरेंट्स जो हमारे लिए कहते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, वो हमसे मोहब्बत करते हैं। इसलिए भले ही वो चीज़ हमको सामने से गलत दिखाई देती है, लेकिन उनको पता होता, सामने से हमको वो चीज़ बहुत सही, बहुत खुशनुमा, बहुत अट्रैक्टिव
अट्रैक्टिव, बहुत ग्लोरियस दिखाई देती है, लेकिन हमारे पेरेंट्स को पता होता है कि उसमें क्या नुकसान है, उसमें क्या बुराई है। इसलिए हमको उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए, उनसे बैठ के बात करना चाहिए, रेदर देन कि हम उनके लिए दिल में नफ़रत पालें या हम उनके बारे में ऐसा सोचें कि हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते और हम और ज़्यादा स्टबर्न बन जाएं। According to Dr. Albert Ellis, rationality as a personal philosophy helps an individual to attain many goals in life and to be happy. तो अल्बर्ट एलिस के मुताबिक जो रैशनैलिटी है वो ऐसी पर्सनल फ़िलॉसफ़ी है जो लाइफ में खुश रहने के लिए हमारे खुशी का जो मकसद है उसको अटेन करती है, उसको अटेन करने में हेल्प करती है। अगर आप रैशनल हो तो हम लाइफ में खुशी को हासिल कर सकते हैं, और अगर आप रैशनल नहीं हो तो हम ज़िंदगी में खुशी हासिल नहीं कर सकते। ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा, बहुत अच्छी एजुकेशन, अच्छा करियर रहने के बावजूद हम लाइफ में खुश नहीं होते, हम परेशान होते हैं क्योंकि हमारी थिंकिंग इरेशनल होती है। तो आई होप आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फिर से बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें, एक तो हमने सेल्फ इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट को समझना है, सेल्फ डायरेक्शन रहना चाहिए, हमने दूसरों के नर्चर या सपोर्ट के भरोसे नहीं होना, हमारे अंदर टॉलरेंस होना चाहिए और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, चीज़ों को लेके रवैयों को लेके हमारे अंदर लचक होनी चाहिए, हमने अनबायस होना चाहिए, पहले के पहले किसी चीज़ के बारे में ऐसे प्रीजुडाइज नहीं हो जाना है, बायस नहीं हो जाना है कि नहीं यही सही होता है, ये गलत होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंस होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि हम खुद को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करें रेदर देन कि लोग क्या कहेंगे। ये चीज़ तो इंसान को इतना हर्ट करती है कि हम हमारी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी तो इसी में निकाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम वैसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम लाइफ में अगर हम डॉक्टर नहीं बनते हैं, हम आर्टिस्ट बनते हैं तो फिर भी पता नहीं हम वो आर्टिस्ट की वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, अरे साइंस छोड़ के आर्ट्स पढ़ रहा है, सोसाइटी में हमारा कोई अहमियत नहीं होगी, तो लोग क्या कहेंगे में। या हम शादी करने के लिए डिसीज़न लेते हैं तो कोई इंसान हमको बहुत पसंद होता है, लेकिन ठीक है वो कि उसकी फ़िनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं है या वो एजुकेशन में हमसे थोड़ा सा कम है, पर वो एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छा इंसान है, तो हम उसकी सारी क्वालिटी को पीछे छोड़ देते हैं और सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, अपने से कम से शादी कर ली, अपने से कम पढ़े लिखे इंसान को ज़िंदगी का साथी बना लिया, लोग क्या कहेंगे, या लोग हमको बोलेंगे अरे उसका हस्बैंड, अरे या उसकी वाइफ ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, अरे उसकी वाइफ बहुत गरीब घर से है, अरे उसको शादी में बहुत जहेज़ नहीं मिला, लोग क्या कहेंगे। ये सारी सोच से तो हम खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। तो हमें खुद को खुद के लेवल पे रेट करना है, खुद के लेवल पे हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं, हमारा दिल किस चीज़ से राज़ी होता है, किस चीज़ से सेटिस्फाइड होता है, हमको वो एक्सेप्ट करना है रेदर देन कि लोग क्या कहेंगे। और साथ ही हमको हमारे खुद के थॉट, हमारे खुद की बिलीफ, खुद की फीलिंग और बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही लेना है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको बताया कि नहीं हमको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, हमारे दिल को जो अच्छा लग रहा है, जो सेटिस्फाई हम जिससे हो रहे हैं हमको वो करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि ठीक है हमको ये अच्छा लग रहा था इसलिए हमने ये किया, अभी जो भी नुकसान हुआ तो फिर हम हमारे पेरेंट्स पे डाल दें, हमारे कलीग्स पे, हमारे साथियों पे डाल दें कि नहीं अगर वो हमारे साथ ऐसा नहीं करते या वो नहीं ऐसा नहीं होता तो फिर हमारे साथ इससे अच्छा हो सकता था या हमारा बुरा नहीं हो सकता था। ये नहीं होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या फीलिंग है, आपकी क्या बिहेवियर है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने खुद लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो आप ज़िंदगी में बहुत खुश हो सकते हो, और यानी कि ज़िंदगी में खुशी हासिल करने के लिए आपको रैशनल होना ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ें होती है रैशनल होने के लिए? सबसे पहले तो लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, सेल्फ इंटरेस्ट एंड दूसरों का इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, दोनों के बीच में आप बैलेंस को मेंटेन करें, बीच का रास्ता निकालें नहीं। मैं कुछ कह रहा हूँ, छोटी बहन कुछ कह रही है, भाई कुछ कह रहे हैं, पापा कुछ कह रहे हैं और हम हमारी ही चलाए जा रहे हैं,
हम बस अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हम बस दूसरों के ही इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, खुद की क्या इच्छा है, खुद क्या चाहते हैं उसको कहीं हमने पीछे डाल दिया है कि नहीं हमको दूसरों को खुश रखना है। याद रखिए, आप खुद को खुश नहीं कर पाएंगे रैशनली तो आप दूसरों को भी खुश नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इरैशनली खुद को खुश करने के बारे में सोच रहे तो इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। एस्टिमेट होना चाहिए टाइम के लिए, एफर्ट्स के लिए, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, क्या आप ज़िंदगी में हासिल करते हो, क्या नुकसान करते हो, वो सारी चीज़ों का एस्टिमेट होना चाहिए। रेस्पेक्ट, आप खुद का भी रेस्पेक्ट करें और आप दूसरों का भी रेस्पेक्ट करें। एजुकेशन तो बहुत लोग हासिल कर लेते हैं लेकिन रेस्पेक्ट उनकी ज़िंदगी में नहीं होता और उसकी वजह से वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं, इमोशनली वो ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए रेस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद का भी रेस्पेक्ट करें और आप दूसरों का भी रेस्पेक्ट करें। एफिलिएट विद अदर्स, आप एफिलिएट करें, टॉलरेट करें खुद को भी दूसरों को भी। इंटीग्रेट पर्सनल वेल बीइंग एंड सोशल वेल बीइंग, सोशल वेल बीइंग और पर्सनल वेल बीइंग दोनों साथ साथ में चलना चाहिए, दोनों को इंटीग्रेट करें। ऑप्टिमाइज पोटेंशियल फुल्ली, आप पूरी तरह जो आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप ऑप्टिमाइज़ करें, उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करें। नेविगेट पाथ ऑफ सक्सेस, आप जो सक्सेस का जो रास्ता है उसमें नेविगेशन का एटीट्यूड आपको होना चाहिए। एक्सेप्टेंस आप में होना चाहिए कि आप खुद की लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करें, खुद की जो गलतियां हैं, खुद की जो खामियां हैं, आपको उसको कबूल करने का हौसला होना चाहिए। अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, आप खुद को हमेशा सही मानते हो या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ मैंने ये गलत किया है, पर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, और आप जब तक कि आप एक्सेप्टेंस में आप में नहीं आता है, जब तक कि आप खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक कि आप आगे नहीं बढ़ते और चीज़ें वैसे ही चलती रहती। लाइफ फुली, और आप फिर पूरी तरह से खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो होपफुली आप ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे और बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी दुआ है कि आप सभी लोग एक बहुत ही खुशगवार, एक मुतमईन अच्छी ज़िंदगी गुजारे, दुनिया की भी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारे और दुनिया के बाद की ज़िंदगी में भी आपको खुशियाँ और कामयाबी मिले। तो ठीक है, हमारा ये वाला चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। इसकी समरी हम सेपरेटली देखेंगे, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। हैव अ गुड डे।